आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ऑर्डर 6 ऑफ सीपीसी 1908 जिसका टाइटल है प्लीडिंग जनरली। यानी अंडर दिस ऑर्डर जो रूल्स एंड रेगुलेशन कवर हुए हैं वो हैं प्लीडिंग के बारे में। अब प्लीडिंग बेसिकली क्या होती है? प्लीडिंग से मुराद है बेसिकली प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट, जो कि इसी सेम ऑर्डर के रूल 1 के अंदर इस प्लीडिंग की टर्म को डिफाइन किया गया है कि प्लीडिंग शैल मीन प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। मतलब प्लीडिंग से मुराद प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट दोनों हैं। सो प्लीडिंग में यानी कि दावा और जवाब दावा दोनों चीज़ें आती हैं। इट्स मीन ये हुआ कि इस ऑर्डर में जो रूल्स एंड रेगुलेशन डिस्कस हुए हैं वो दोनों प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट यानी कि दावा और जवाब दावा दोनों पर एप्लीकेबल होंगे। टोटल 18 रूल्स हैं इस ऑर्डर के, जिनको आज हम लोग इस वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर वन प्लीडिंग। प्लीडिंग शैल मीन प्लेन एंड रिटन स्टेटमेंट। सो रूल नंबर 1 में जो ऑर्डर 6 का रूल 1 है वो सिंपली प्लीडिंग की टर्म को डिफाइन करता है कि प्लीडिंग से मुराद है प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। यानी प्लीडिंग में प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों आएंगी। नेक्स्ट जो रूल 2 है वो डील करता है प्लीडिंग टू स्टेट मटीरियल फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस। रूल 2 बेसिकली हमें इस चीज़ के बारे में मैनिफेस्ट करता है, नेगेशन देता है कि प्लीडिंग के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए एंड प्लीडिंग में क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आपको टाइटल से क्लियर हो रहा है कि मटीरियल फैक्ट्स मेन चीज़ें होनी चाहिए प्लीडिंग में, एविडेंस नहीं होने चाहिए। ये इसके टाइटल से ज़ाहिर हो रहा है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। उन्होंने वैसे इसको बता दिया, लेकिन फर्दर एलिब्रेशन रूल में हो गई। तो रूल क्या कहता है? कह रहा है एवरी प्लीडिंग शैल कंटेन एंड कंटेन ओनली a statement in concise form of the material facts on which the party pleading rely for his claim or defense। सो कह रहे हैं कि प्लीडिंग के अंदर होना चाहिए, सिर्फ होना चाहिए मटेरियल फैक्ट्स इन कंसाइज फॉर्म। यानी मटेरियल फैक्ट्स की एक स्टेटमेंट होनी चाहिए, वो भी इन कंसाइज फॉर्म यानी टू द पॉइंट होनी चाहिए। वो भी वो स्टेटमेंट्स, वो मटेरियल फैक्ट्स जिनके ऊपर पार्टी अपना क्लेम और डिफेंस उनका रिलाई कर रहा है। क्लेम का वर्ड प्लेंटिफ के लिए यूज़ किया गया है और डिफेंस का लफ्ज़ डिफेंडेड के लिए। एज द केस में बी बट नॉट द एविडेंस बाय विच दे आर टू बी प्रूव्ड। लेकिन वही मटेरियल फैक्ट्स जिस चीज़ सबूतों शवाहिद से साबित हो रहे हैं, वो सबूत और शवाहिद उस प्लीडिंग के अंदर नहीं मेंशन करने आप लोगों ने। एंड शेल व्हेन नेसेसरी बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ नंबर कंसेक्टिवली, डेट सम्स एंड नंबर शेल बी एक्सप्रेस्ड इन फिगर्स। यानी कि जो मटेरियल फैक्ट्स आपने एक कंसाइज फॉर्म में लिखे हैं, अगर ज़रूरी हो तो उनको पैराग्राफ की सूरत में डिवाइड करना है। देन हर पैराग्राफ को कंसेक्टिवली नंबर देना है, जैसे नंबर 1 2 3 4। और जो भी इन प्लीडिंग के अंदर आपकी डेट्स सम्स एंड नंबर्स आएंगे उनको आपने फिगर की सूरत में लिखना है। क्योंकि काउंटिंग किस तरह हो सकती है? या तो न्यूमेरिकल फॉर्म में हो सकती है या फिर अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में। वो कह रहे हैं जो भी आपकी प्लीडिंग के अंदर कोई डेट है, कोई सम है, कोई नंबर है। जैसे मनी सूट में हम कहते हैं रिलीफ मांगते हैं कि मैंने इससे 5 लाख देने हैं, तो वो 5 लाख मैंने 5 लाख नहीं लिखना, वो मैंने नंबर फिगर की फॉर्म में लिखना है। यानी 5 के बाद 5 ज़ीरो आप लोग उसे मैथमेटिकल फॉर्म में अपना ये रिलीफ क्लेम करोगे। सो सिंपली रूल 2 क्या कहता है? रूल 2 ये कहता है कि प्लीडिंग के अंदर पार्टी जिस पे उनका क्लेम और डिफेंस रिलाई कर रहा है जिन मटेरियल फैक्ट्स पे, वो मटेरियल फैक्ट्स जस्ट उन्होंने एक स्टेटमेंट की सूरत में लिखने हैं। वो भी कंसाइज फॉर्म में, मतलब टू द पॉइंट, ज़्यादा ड्रैगिंग नहीं करनी, सिनेरियो को ज़्यादा तोल नहीं देना। जैसे हम कहते हैं ना कि तहमीद नहीं बाँधनी किसी चीज़ के बारे में। मिसाल के तौर पर आप किसी सिचुएशन को स्टार्ट करो, तो जहाँ से वो बनती है उधर से स्टार्ट करो। ऐसे ना हो कि हमने नॉवल लिखने बैठ जाएँ, उसे प्लीडिंग को प्लीडिंग ही रहने देना है। तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने मटीरियल फैक्ट्स जिस पर वो रिलाई करें अपने क्लेम और डिफेंस में, उनको एक स्टेटमेंट की सूरत में लिखना है, जो कि स्टेटमेंट एक कंसाइज़ फॉर्म में होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। और उनको अगर ज़रूरी हो स्टेटमेंट को, ज़ाहिर-सी बात है वो उसे हम एक ही पैराग्राफ में लिख देंगे तो वो अच्छा तो नहीं लगेगा। वो कह रहे हैं उसे सिंपल लाइन के आप लोगों ने उसे पैराग्राफ की सूरत में डिवाइड करना है और फिर उनको नंबरिंग देनी है। और उसके अलावा उस स्टेटमेंट में आपके जो भी डेट, सम्स और नंबर आ रहे हैं उन्हें फिगर की सूरत में लिखना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखना। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि आप लोगों ने ये जो मटीरियल फैक्ट्स आप मेंशन कर रहे हो अपनी प्लीडिंग में,
उन मटीरियल फैक्ट्स को जिन सबूत व शवाहिद से आप साबित कर सकते हो, वो आपने अपनी प्लीडिंग में मेंशन नहीं करने। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज़ होता है कि हम लोग मेजॉरिटी टाइम जब प्लीडिंग को रीड करते हैं, चाहे आप दावा पढ़ लें या जवाब दावा पढ़ लें, उसमें हम लोग एक टाइम देखते हैं कि फ़लाँ जो सबूत आप लोग पे कोई मटीरियल फैक्ट्स लिख रहे होते हैं और उसमें हम कहते हैं कि फ़लाँ कॉपी जो है वो दावे के साथ लफ़े हज़ा है या अटैच्ड है। ये हम लोगों ने लिखा होता है ना। नेक्स्ट है, मिसाल के तौर पर अगर दावा है जैसे कि खातून जो है वो नान और नफ़्क़ा का जब दावा कर रही होती है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट सूट फॉर मेंटेनेंस का, तो इस सिचुएशन में स्टार्ट स पहली लाइन यही होती है दावे की कि उसकी मुद्दई की मुद्दाले के साथ इस रोज़ शादी हुई और इतने गवाहों की मौजूदगी में हुई, और फिर उसके बाद वो कह देते हैं कि ये नकाहनामा लफ़े हज़ा है मुहा इसके साथ दावे के साथ। तो वो बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो वो डॉक्यूमेंट्स और वो जो फैक्ट्स ये मेंशन कर रही है उसको साबित करने के लिए अब ये माइंड में क्वेश्चन रेज़ हो जाता है कि एक साइड पे तो कह रहे हैं कि एविडेंस लिखने नहीं है, तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स जो हम लोग लिखते हैं कि भई ये लफ़े हज़ा है, ये अटैच है दावे के साथ, उस चीज़ का क्या मतलब है? क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो है तो वो सबूत ही डॉक्यूमेंट ही। तो इस चीज़ का फ़र्क बस इतना है कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से 2 टर्मिनोलॉजीज़ लॉ में यूज़ होती हैं। एक है एनेक्स्चर और एक है एक्सिबिशन। जब हम लोग कहते हैं ना कि फलाँ चीज़ अनेक्स्ड है, ये डॉक्यूमेंट अनेक्स है, तो इस सिचुएशन में जब आप एक डॉक्यूमेंट अनेक्स करते हो तब वो सबूत नहीं बन जाता। तब उसे आप सबूत ही कह सकते लॉ की सेंस में। लेकिन जब हम लोग ट्रायल स्टेज पे उसी डॉक्यूमेंट को एग्ज़िबिट करते हैं, देन उसकी एग्ज़िबिशन के बाद वो सबूत बनता है। इसलिए अगर यहाँ पर हम लोग उसे अलेक्स कर भी देते हैं दावे के साथ उस डॉक्यूमेंट को, तो वो हमारा सबूत नहीं बना और ना ही हमने ऑर्डर 6 के रूल 2 की वायलेशन की, जो कि कहता था कि एविडेंस आपने वेरीफ़ाई नहीं कर ले। ठीक हो गया? आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है रूल 3, जो कि कहता है फॉर्म ऑफ प्लीडिंग। अब प्लीडिंग के लिए एक फॉर्मेट बताया गया है कानून के अंदर, मतलब आपने अपनी मनमर्जी का कोई फॉर्मेट प्लीडिंग के लिए ड्राफ्ट नहीं करना। आपको बाकायदा एक फॉर्मेट बताया गया है कि जिस फॉर्मेट में आपने अपना जिस फॉर्मेट पे आपने अपनी प्लीडिंग को जो है ड्रॉ करना है, राइट डाउन करना है। सो रूल 3 इससे मतलब है वो कह रहे थे फॉर्म इन अपेंडिक्स ए वेल एप्लीकेबल एंड वेयर दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर्म ऑफ लाइक कैरेक्टर्स लेली एस बेबी शेल बी यूज फॉर ऑल प्लीडिंग। सो वो कह रहे हैं कि जो फॉर्मेट अपेंडिक्स ए के अंदर बताया गया है, वो मुमकिन हो तब हम लोगों ने वो ही फॉर्मेट अपनी प्लीडिंग को ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर वो मुमकिन ना हो, पॉसिबल ना हो, तो उससे मिलता-जुलता ही फॉर्मेट होना चाहिए जब आप लोगों ने प्लीडिंग को ड्राफ्ट करना है। अब ये पॉसिबिलिटी और नॉन पॉसिबिलिटी की क्या बात है, जब आप लोग इसी अ, सीपीसी की बुक में लास्ट में जाएँ, बुक में मेंशन है, अपेंडिक्स है, शेड्यूल में मेंशन है, शेड्यूल 1 में ही आई गेस। तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका अपेंडिक्स ए में ना कुछ प्लीडिंग्स हैं, मतलब जैसे दावा आप रिकवरी के कर रहे हैं मनी के लिए, डैमेजेस के लिए ना, कुछ के लिए उन्होंने फॉर्मेट बताए हुए हैं कुछ सूट की प्लेंट के लिए। तो कह रहे हैं जब वो एप्लीकेबल है, मतलब जब आपको उन्होंने बताया हुआ जो फॉर्मेट तब आपने वही फ़ॉलो करना है। और अगर किसी के लिए नहीं है मौजूद, तो उस सिचुएशन में जो अपेंडिक्स ए में फॉर्मेट बताया हुआ है प्लीडिंग के लिए, उससे मिलता-जुलता फॉर्मेट ही आप लोगों ने प्लीडिंग की ड्राफ्टिंग के लिए यूज़ करना है। सो आई होप ये रूल भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है रूल 4, whether particulars to be given when necessary। जब ज़रूरी होगा तब आपने पार्टिकुलर्स भी मेंशन करने हैं। In all cases in which the party pleading rely on any misrepresentation, fraud, breach of trust, willful default, or undue influence। And in all other cases in which particulars may be necessary beyond such as are exemplified in the form aforesaid, particulars with dates and items if necessary shall be stated in the pleading। So simple कह रहे हैं कि अगर आपकी प्लीडिंग यानी आपका दावा या जवाब दावा किस मैटर से रिलेटेड है, मिस रिप्रेजेंटेशन से मतलब है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से रिलेटेड है, फ्रॉड से रिलेटेड है, विलफुल डिफॉल्ट से रिलेटेड है या अनड्यू इन्फ्लुएंस से रिलेटेड है, देन इन सिनेरियो के अंदर आपने अपनी प्लीडिंग की ड्राफ्टिंग ऐसी करनी है कि आपने तमाम पार्टिकुलर्स विद डेट एंड आइटम्स अपनी प्लीडिंग के अंदर मेंशन करने हैं।
और इन मैटर्स के अलावा उन तमाम केसेस के अंदर इन यानी ये जो मैटर्स एक्सप्रेसिवली बता दिए गए ना, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इनके अलावा भी कोई दूसरे केसेस हैं जिनके अंदर पार्टिकुलर्स को मेंशन करना ज़रूरी है। तो अब इस सिचुएशन के अंदर भी आप लोगों ने विद पार्टिकुलर्स विद डेट एंड आइटम्स मेंशन करने हैं अपनी प्लीडिंग के अंदर। अब मिसाल के तौर पर जैसे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ही सिनेरियो से एग्जांपल से समझते हैं कि अगर फ़र्ज़ कर ले एक पर्सन है, उस पर्सन ने कहीं जाना था। हम्म, मिसाल फ़र्ज़ कर लें कि एक पर्सन है जिसका इधर पाकिस्तान में भी बिज़नेस है और उसका अब्रॉड में भी बिज़नेस है। जब उसने अब्रॉड में बिज़नेस में जाना था तो उसने इस टाइम अपने यहाँ पर जो बिज़नेस में अपने भाई को पावर ऑफ अटॉर्नी दी। उसके नाम पे उसे ऑस्टेंसिबल ओनर बनाकर चला गया कुछ टाइम पीरियड के लिए, जितने टाइम पीरियड के लिए वो गैर मुल्की दौरे पे था अपने बिज़नेस टूर के पर्पज़ के हवाले से, कि मेरी गैर मौजूदगी में सारे बिज़नेस के अफ़ेयर जो है वो मेरा भाई देखेगा। अब जब वो पर्सन वापस आया तो अब फ़िल्मी सी सिचुएशन हो गई। हुआ क्या कि उसके भाई ने उस मुख्तारनामे की खिलाफ़ वर्ज़ी की और मुख्तारनामे की बेस पर अपने भाई का जो जितना पाकिस्तान में बिज़नेस था, वो उसने आगे फ़र्दर किसी को सेल कर दिया और ख़ुद वो अंडरग्राउंड हो गया। अब क्या होगा अब इस सिचुएशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मैटर है। उस पार्टी के साथ एक भाई ने एक भाई के साथ फ्रॉड कर लिया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ही किया ना, धोखा दे दिया उसे। अब इस सिचुएशन में उस पर्सन के ख़िलाफ़ दावा दायर करेगा और उस दावे में वो चीज़ लिखेगा, फैक्ट्स लिखेगा कि भई मैं इस डेट पर गया, इसमें पहले वो लिखेगा कि मेरा इसके साथ हम दोनों जो है वो सगे भाई हैं। सबसे पहले तो वो अपना रिलेशनशिप क्लियर करेगा, पहली स्टेटमेंट में मटीरियल फैक्ट्स में। फिर वो बताएगा कि ये मेरा बिज़नेस है, जिसके मतलब जो है वो मुझे यहाँ गैर मुल्की दौरे पे भी जाना पड़ता है और यहाँ पर भी मेरा बिज़नेस है, और इसलिए मैंने जो है जाने से पहले अपने भाई को इस डेट पर जो है वो मुख्तारनामा दिया, इतने गवाहों की मौजूदगी में दिया था। मतलब फैक्ट्स वगैरह लिख लेगा और मुआहिदा जो है मुख्तारनामे की जो कॉपी लफ़ है वो फिर लगा देगा कि इसके साथ अटैच है। फिर वो बताएगा जब मैं वापस आया इस डेट पे तो फिर मुझे ये पता चला, इस तरह यानी कि काउज़ ऑफ एक्शन बनाया, दावा हमारा रेज़ हुआ। वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स मतलब जिस डेट पे उसकी नॉलेज में फ्रॉड आया, जब वो गया था, देकर से गया, वो सारी चीज़ें विद डिटेल्स उसने मेंशन कर देनी है। ये उस पर ऑब्लिगेशन है अंडर रूल 4 ऑफ ऑर्डर 6। क्योंकि अगर वो सिर्फ़ सिंपली इतना लिख दे प्लीडिंग में कि मेरे साथ जी ऐसा हो गया, मैंने इसको दिया था और उसने मेरे साथ फ्रॉड कर लिया, बीच ही बीच में मटीरियल ना लिखे, तो जिस पर्सन के अगेंस्ट वो दावा कर रहा है ना तो उसे कुछ समझ आएगी, ना कोर्ट को समझ आएगी। अब इस सिचुएशन के अंदर गलत मटीरियल्स के अंदर अगर एम्बिग्विटी हो आपकी प्लीडिंग के अंदर, तो अब इस ग्राउंड पे हरगिज़ आपकी प्लीडिंग रिजेक्ट नहीं हो जाती। इस पर आपको बेटर स्टेटमेंट देने का कहा जाता है, जो कि रूल 5 में बताया गया है कि अगर इन शॉर्ट जहाँ आपको पार्टिकुलर्स मेंशन करना ज़रूरी है, आप ना करो प्लीडिंग के अंदर। अब ज़ाहिर-सी बात है एम्बिग्विटी आएगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मुझ पर एलिगेशन क्या है, मुझे डिफेंड क्या करना है, या मुझे तो अब इस सिचुएशन में कोर्ट जो है फिर फर्दर और बेटर स्टेटमेंट देने का ऑर्डर देती है। सो रूल 5 इसी चीज़ से डील करता है। सो रूल 5 क्या कहता है? फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट और पार्टिकुलर्स। Rule 5 state that a further and better statement of the nature of the claim or defense and or further and better particular of any matter stated in any pleading may in all cases be ordered upon such terms as to the cost and otherwise as may just। So कह रहे हैं कि अगर तो जो भी क्लेम और डिफेंस मांगा गया है, उस क्लेम और डिफेंस की या कोई मटीरियल, कोई मैटर जो है वो प्लीडिंग के अंदर मेंशन हुआ हुआ है। तो इन 2 चीज़ों के हवाले से हर तमाम केसेस के अंदर ऑर्डर किया जा सकता है फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट की डिमांड का उन टर्म्स और कोस्ट और कंडीशन पे जो कि जस्ट लग रही होंगी कोर्ट को, क्योंकि कोर्ट ने यहाँ आपको कहना है। सो वो कह रहे हैं कि फर्दर और बेटर स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट कब होती है? ये तब होती है जब कोई मैटर जो है वो प्लीडिंग के अंदर मेंशन किया हुआ है पर वो एम्बिगुअस है, पता नहीं चल रहा उससे कि क्या आपने मैटर एक्सप्लेन किया है प्लीडिंग में, तो उसके मतलब बेटर पार्टिकुलर्स की डिमांड की जाती है बाय फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट। और इसी तरह
अगर जो आप लोगों ने क्लेम और डिफेंस क्लेम किया हुआ है अपनी प्लीडिंग में नहीं समझ आ रही, उसमें एम्बिग्विटी है, तो उसके मुतल्लिक भी फर्दर और बेटर स्टेटमेंट की डिमांड का ऑर्डर दिया जा सकता है कि फर्दर और बेटर स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाए उन टर्म्स और कंडीशन और कॉस्ट पे जो कि जस्ट लग रही है। नेक्स्ट है रूल 6। अब रूल 6 को कवर करने से पहले ज़रूरी है कि रूल 5 में एक क्वेश्चन रेज़ होता है अक्सर रीडर के माइंड में, उसको पहले हम लोग क्लियर कर लें। जो क्वेश्चन ये है कि अक्सर हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि जब आपको फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट का ऑर्डर दिया जाता है कि अब आप फर्दर और बेटर स्टेटमेंट प्रोवाइड करें अपनी प्रीवियस प्लीडिंग का, क्योंकि उसमें किसी किस्म की एम्बिग्विटी थी। तो हम लोग ये सोचते हैं कि भई क्या हम लोग इस फर्दर और बेटर स्टेटमेंट की ऑर्डर की मद में जो फैक्ट हम लोगों ने अपनी प्रीवियस प्लीडिंग में मेंशन नहीं किया था, क्या अब हम लोग इसे इस टाइम पे फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट के अंदर मेंशन कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, ऐसा आप नहीं कर सकते। क्योंकि अगर तो आपने अपनी प्रीवियस प्लीडिंग के अंदर कोई अमेंडमेंट करनी है, कोई नया फैक्ट रेज़ करना है, तो वो जस्ट आप अमेंडमेंट के थ्रू कर सकते हो ऑर्डर 6 रूल 17 के तहत। अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्डर 6 का रूल 7 आपको मना कर देता है इस चीज़ से। फर्दर और बेटर स्टेटमेंट जब आप लोग सबमिट कर रहे होते हो, क्योंकि आपके प्रीवियस फैक्ट्स जो है वो रीडिंग है उसमें कोई एम्बिग्विटी है, तो जस्ट आप वहाँ पर उस एम्बिग्विटी को क्लियर कर सकते हो और वही फैक्ट्स जो कि आपने अपनी पहली प्लीडिंग में मेंशन किए हैं, उन्हीं को ही आप क्लेरिफाई कर सकते हो, उनकी एम्बिग्विटी रिमूव कर सकते हो। कोई नया फैक्ट्स आप लोग मेंशन नहीं कर सकते, ना रेज़ कर सकते हो, जब आप लोग फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट की मद में अपनी प्लीडिंग को ठीक कर रहे होते हो। इससे मुतल्लक जो है वो केस लॉ है 1993 सीएलसी पेज नंबर 31, जिसके अंदर ये चीज़ मेंशन की गई है कि अगर आप फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रही है पार्टी, तो उस सिचुएशन में वो अपनी प्रीवियस प्लीडिंग के अंदर कोई ऐसा फैक्ट रेज़ नहीं कर सकती, कोई न्यू फैक्ट रेज़ नहीं कर सकती, जो कि कोई न्यू काउज़ ऑफ एक्शन पे बेस कर रहा हो। मतलब कोई नया फैक्ट वो रेज़ कर ही नहीं सकती बेटर स्टेटमेंट के अंदर। अगर तो आप लोगों ने अपनी प्रीवियस प्लीडिंग के अंदर कोई नया फैक्ट रेज़ करना है, तो उसके लिए एक ही हल है और वो है अमेंडमेंट का, जिसके लिए आपको कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ेगी ऑर्डर 6 रूल 17 के तहत। सो अब आ जाता है रूल नंबर 6, जो कि डील करता है कंडीशन प्रेसिडेंट से। सो रूल 6 क्या डील कर रहा है कंडीशन प्रेसिडेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट बेसिकली ये होती है कि जब कोई एक्शन है, उसके वो चीज़ वैलिड मानी ही नहीं जाती जब तक उससे पहले वो कंडीशन प्रेसिडेंट पूरी ना हुई हो। मिसाल के तौर पर अगर किसी औरत ने अपना हक महर मांगना है, तो हक महर उससे इसी सिचुएशन में मिल सकता है कि या तो उसको तलाक हो गई हो, तो भी उसको हक महर मिलेगा। मतलब उसको हक महर माँगने के लिए पहले उसकी तलाक की कंडीशन पूरी होना ज़रूरी है। वैसे हक महर के हवाले से 2-3 और सिनेरियो भी, इसलिए यहाँ पर रेलेवेंट एग्ज़ाम्पल नहीं बन रही। इससे मतलब कोई दूसरी कंडीशन ले सकते हैं आप, जैसे कि हाँ, मिसाल के तौर पर अगर किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ़ के अगेंस्ट सूट फॉर कंजुगल राइट्स का दावा करना है, यानी हकूक़-ए-ज़न आतिशोई कि मेरी जो वाइफ़ है मिसेस, वो मेरे साथ आकर रहें, आबाद हो, अगर उसने ये दावा करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले उसकी बीवी उसका घर छोड़कर भी जाए। ये कंडीशन प्रेसिडेंट यहाँ पर पूरी होनी ज़रूरी है। मतलब बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका रिलीफ़ क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशन प्रेसिडेंट होना ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर जो है रूल 6 के अंदर बेसिकली यही एग्ज़ाम्पल बताई जा रही है, यही सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है कि एनी कंडीशन प्रेसिडेंट द परफॉर्मेंस और अक्ररेंस ऑफ व्हिच इज़ इंटेंडेड टू बी the performance or occurrence of which is intended to be contested shall be distinctly specified in his pleading by the plaintiff or defendant as the case may be. It's subject thereto, and advertisement of the performance or occurrence of all condition precedent necessary for the case of plaintiff defendant shall be implied in his pleading. So रूल 6 में बेसिकली कही जा रहा है कि अगर तो आपका दावा किससे मुतल्लक है, दावा आपका है, आप दावा इंटेंडेड टू बी कंटेस्टेड है, मतलब आपने दावा किस चीज़, आपकी इंटेंशन क्या है कि आपने दावा किस चीज़ के मुतल्लक करना है, किसी चीज़ की परफॉर्मेंस या अक्ररेंस के हवाले से।
उस परफॉर्मेंस और अक्रेंस से पहले जो है वो कोई कंडीशन प्रेसिडेंट होनी चाहिए। मतलब वो परफॉर्मेंस और अक्रेंस को क्लेम करने से पहले कोई उसके साथ अटैच है कोई कंडीशन प्रेसिडेंट होनी चाहिए थी। तो अब इस सिचुएशन के अंदर वो कह रहे हैं कि आपने अपनी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ने ना इनको स्पेसिफाई करना है इस कंडीशन प्रेसिडेंट को अपनी प्लीडिंग में, और अवर्टमेंट हवाला देना है अपनी प्लीडिंग के अंदर उन तमाम कंडीशन प्रेसिडेंट का जो कि इनकी जिस परफॉर्मेंस और अक्रेंस के हवाले से ये अपना दावा या जवाब दावा दे रहे हैं ना, उससे मुतल्लिक ये कंडीशन प्रेसिडेंट होना ज़रूरी थी। तो वो कह रहे हैं कि ये चीज़ें फिर उन्होंने मेंशन करनी है। मिसाल लें यहाँ पर कि अगर एक फ़र्ज़ कर लें एक पर्सन जो है वो दावा दायर कर रहा है कोई स्पेसिफ़िक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का वो दावा दायर कर रहा है कि अगर फ़र्ज़ कर लें एक पर्सन के दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ हुआ था कि आपने मुझे कोई गारमेंट्स का ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, एक पर्सन ने कहा था कि मैं आपको इतने ड्रेसेस सप्लाई करूँगा और इसके बदले में आपने मुझे इतने पैसे देने हैं। मिसाल के तौर पर उसने कहा था ना कि मैं आपको 50 ड्रेसेस दूँगा, इसके बदले में आपने मुझे 50,000 ही कर लेंगे उसने देने हैं। अब हुआ क्या कि उस पर्सन ने 50,000 रुपए तो उसे दिए नहीं, जिसके बाद जो है वो उसने उसे ड्रेसेस वग़ैरह देने थे। अब उसने जो कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड था कितनी डेट पे डिलीवरी हो जानी चाहिए ड्रेसेस की, वो उसने की नहीं। तो उसने क्या कर दिया कि भई इसने अपना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, इसने मुझे ड्रेसेस की डिलीवरी नहीं की। अब कोर्ट से पूछेगी कि ठीक है उसने तो नहीं की, लेकिन उसने जब अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया तो क्या आपने अपना पार्ट परफॉर्म किया था? आपने उसे पेमेंट दी थी, अपनी तरफ से पेमेंट की नहीं हुई, मतलब अपनी तरफ से कंडीशन प्रेसिडेंट पूरी की नहीं हुई और चले गए दूसरे पर्सन के ऊपर। वो वही हो गया ना कि दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फ़सीहत, खुद तो उसने अपना पार्ट परफॉर्म किया नहीं, दूसरे पर्सन से वो डिमांड कर रहा है कि वो उसे बगैर पेमेंट के ही ड्रेसेस की डिलीवरी कर दे। तो वो कह रहे हैं कि अगर तो कोई ऐसा सिनेरियो है, कोई ऐसा केस है जहाँ पर जो आपकी प्लीडिंग में जो आपका क्लेम आप डिफेंस है, आप किसी का रिलाय कर रही है बोथ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, मतलब आप किसी परफॉर्मेंस और अक्रेंस का दावा कर रहे हो, जवाब दावा दे रहे हो और वो डिपेंड करती है किसी कंडीशन प्रेसिडेंट पे। मतलब उससे पहले उस चीज़ को क्लेम करने से पहले कोई कंडीशन प्रेसिडेंट पूरी होना ज़रूरी है। तो अगर तो वो कंडीशन प्रेसिडेंट आपने पूरी की है, देन आपने अपनी प्लीडिंग के अंदर उसको डिस्टिंक्टली, सेपरेटली और तमाम फैक्ट्स के उसको रेज़ करना है, मेंशन करना है। सो रूल 6 सिंपली इसी चीज़ की बात कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है रूल 7। रूल 7 बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है डिपार्चर का, नो प्लीडिंग शैल except by a way of amendment raise any new ground of claim or contain any allegation of fact inconsistent with the previous pleading of the party pleading the same। कह रहे किसी भी प्लीडिंग के अंदर ना आप लोग कोई न्यू ग्राउंड ऑफ क्लेम, मतलब ना तो प्लेंटिफ कोई नया क्लेम रेज कर सकता है, ना ही कोई ऐसी एलिगेशन आप लोग अपनी उस प्लीडिंग के अंदर रेज कर सकते हो जो कि आपकी प्रीवियस प्लीडिंग की टर्म्स के साथ मैच नहीं कर रही, अनकंसिस्टेंट हो। एक्सेप्शन यही है कि अगर आपने कोई नया एलिगेशन, नया क्लेम अपनी प्रीवियस प्लीडिंग के अंदर रेज़ करना है, तो उसका वन एंड ओनली एक ही ऑप्शन है, वो है अमेंडमेंट। और ये राइट आपको मिलता है इसी ऑर्डर 6 के रूल 17 के अंदर। सो रूल 7 सिंपली कह रहा है कि कोई भी पार्टी अपनी प्रीवियस प्लीडिंग के अंदर कोई नया एलिगेशन, कोई नया ग्राउंड ऑफ क्लेम रेज़ नहीं कर सकती जो कि उसकी प्रीवियस प्लीडिंग के साथ मैच नहीं खा रहा, अनकंसिस्टेंट है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी सिचुएशन में कर सकती है जब वो अपनी प्रीवियस प्लीडिंग के अंदर अमेंडमेंट कर ले। नेक्स्ट है रूल 8 जो कि डील करता है डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। नेक्स्ट है रूल 8 टाइटल डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। और रूल 8 क्या कहते हैं, अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट इज़ अलेज्ड इन एनी प्लीडिंग, मतलब कि आपकी प्लीडिंग में जो है वो एलिगेशन किसके हवाले से, किसी कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, यानी दावे में या जवाब दावे में, दोनों में किसी एक जगह पे प्लीडिंग में किसी मुआहदे को, किसी कॉन्ट्रैक्ट की को एलेज किया जाता है कि कोई फ़लाँ पार्टी कहती है कि मुआहदा हुआ है और फ़लाँ पार्टी कहती है ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये सारी मतलब अगर किसी प्लीडिंग में कोई कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से एलिगेशन हो, यानी उस पर हो पार्टी का तनाज़ा, तो वो कह रहे हैं बेयर डिनायल ऑफ द सेम बाय द ऑपोजिट पार्टी शैल बी कंस्ट्रक्टेड ओनली एज अ डिनायल इन फैक्ट
of the express contract alleged or if the matter of fact from which they say may be implied। सो वो कह रहे हैं कि बेसिकली ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, जिसके मतलब मुतनाज़ा है, उसके रेज़ होने की 2 सिनेरियो हैं। या तो उसे एक्सप्रेसिवली मेंशन किया है, और एक्सप्रेस कॉन मतलब मेंशन तो एक्सप्रेसिवली किया है। वो कह रहे हैं या तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसिवली तौर पर हुआ है पार्टीज़ के दरमियान ना, पता चल रहा है, या फिर वो एम्प्लॉयडली सर्कमस्टांसेस से मैटर ऑफ फैक्ट से रेज़ हो रहा है कि ऐसा पार्टी के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ख़ैर अलबत्ता अगर किसी तनाज़ा हो पार्टीज़ के दरमियान प्लेडिंग में कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, और अपोज़िट पार्टी जस्ट इसका डिनाई करे कि ऐसा कोई मुआहदा नहीं है, मतलब वो कहे कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानता, तो वो जस्ट उसका जो डिनायल की हैसियत है ना कानूनी तौर पर, वो समझी जाती है डिनायल इन फैक्ट। मतलब वो जस्ट एक फैक्चुअल डिनाई कंसीडर किया जाता है कि वो कि अगर आपसे कहा, मिसाल के तौर पर अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या आप वहाँ पर गए थे? आप सिंपल कह देते हो मैं वहाँ पर नहीं गया। अब यहाँ पर जो आपने एक फैक्ट ही रेज़ किया है, अब अगर तो कोई बंदा इसमें इन्वेस्टिगेशन करने बैठ जाए कि आप गए थे या नहीं गए थे, तो उसे पता चलेगा कि आप गए या नहीं गए। लेकिन उस टाइम जो आपका आंसर है, उसे सिर्फ़ वो उसकी हैसियत उधर एक फैक्ट की होती है। तो यहाँ पर भी जो ये पार्टी उसको डिनाई करेगी ना कि ऐसा कोई मुआहदा नहीं जो अलेज्ड किया जा रहा है प्लीडिंग में, तो वो जस्ट एक फैक्चुअल डिनाई होगा, एंड नॉट एज अ डिनायल ऑफ द लीगैलिटी और सफिशेंसी इन लॉ ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो उस पार्टी का डिनाई है ना, उसका उस कॉन्ट्रैक्ट की जो कानूनी हैसियत है, कानूनी एतबार से जो उसकी ऑथेंटिसिटी इन लॉ है, उसकी लीगैलिटी इन लॉ है, उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। मिसाल के तौर पर एक पार्टी कह दे कि हमारे दरमियान ऐसा मुआहदा हुआ था, और दूसरी पार्टी कह दे ऐसा नहीं हुआ था, तो उसका इनकार इतना सुपीरियर नहीं है लॉ में कि कोर्ट ये कंसीडर कर ले कि इसने इनकार कर दिया, तो इसका मतलब इनके दरमियान मुआहदा हुआ ही नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है। ये चीज़ कोर्ट ने डिसाइड करनी है। को जब कोर्ट ने ट्रायल करना है ना, तो ये चीज़ कोर्ट डिसाइड करेगी कि पार्टीज़ का जो कि इस पर इशू जो है इस एलिज्ड कॉन्ट्रैक्ट पे, कि ये हुआ भी था ऐसा इनके पार्टी के दरमियान मुआहदा या नहीं हुआ था। आप अगर डिनाई कर भी दो, तो वो जस्ट फैक्चुअल डिनाई है। वो कानून की कानूनी एतबार से वो आपका डिनाई का उस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैलिडिटी है कानून की नज़र में, उस पर वो अफ़ेक्ट नहीं करेगी। अब इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि मिसाल के तौर पर 2 पार्टीज़ हैं, उनके दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत एक पार्टी ने अपना हाउस जो है उसे सेल कर दिया, और दूसरी पार्टी ने जिससे उससे ख़रीदा है, उसने उसको पैसे भी दे दिए। जैसे आप बयाना टाइप होता है ना, उसने बयाना भी दे दिया और बाकी भी पैसे वग़ैरह दे दिए। अब हुआ क्या कि वो पोसेशन के टाइम ना, जो अ, सेलर है, वो बायर को डिलीवरी नहीं दे रहा, बल्कि उसे कहता है कि हमारे दरमियान तो ऐसा कोई मुआहदा हुआ ही नहीं, मैंने तो तुम्हें अपना घर सेल किया ही नहीं। अब उस पार्टी के साथ तो फ्रॉड हो गया, क्योंकि ये उसे डिलीवरी ही नहीं दे रहा, पोसेशन नहीं दे रहा, और वो तो पैसे भी दे चुका है। तो वो कोर्ट के अंदर इसी मकान की जिसके मतलब उसे ये अब डिलीवरी नहीं दे रहा सेलर, दावा दायर करेगा और कोर्ट से कहेगा कि उसे पोसेशन दिलवाई जाए। अब इस सिचुएशन में उस मुआहदे पर इन दोनों पार्टी का एलिगेशन है, जो कि वो कह रहा है कि ये मुआहदे की रूह से कि अब मुझे घर मेरा है, ये मुझे डिलीवर किया जाए। तो अब यहाँ पर अगर जो सेलर है वो कोर्ट में आके ये कह देता है कि ऐसा तो मुआहदा कोई हुआ ही नहीं, तो जो उसका डिनाई है वो जस्ट एक फैक्चुअल डिनाई होगा। वो ऐसा इन दोनों पार्टी के दरमियान, अब वो जो पार्टी इस चीज़ से इनकार कर रही है कि हमारे दरमियान ऐसा कोई मुआहदा नहीं हुआ था, जो सेलर कह रहा है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट उसका डिनाई जो है फैक्चुअल डिनाई की हैसियत रखेगा। इसकी लीगैलिटी कि ये मुआहदा वॉइड हुआ है या नहीं, ये चीज़ ट्रायल में कोर्ट ने बेसिकली डिसाइड करनी है। तो अब नेक्स्ट है रूल 9, जो कहता है फैक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड। नेक्स्ट है रूल 9, वो कह रहे हैं कि वेयर एवर द कंटेंट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट आर मटीरियल, इट शैल बी सफिशिएंट इन एनी प्लीडिंग टू स्टेट द फैक्ट देयर ऑफ एज ब्रीफली एज पॉसिबल। यानी कि अगर तो प्लीडिंग के अंदर किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट ज़रूरी हैं, मतलब का जो मतन है डॉक्यूमेंट का कंटेंट, वो ज़रूरी है किसी प्लीडिंग के अंदर, तो अब इस सिचुएशन के अंदर सफिशेंट यही होगा प्लीडिंग में कि हम लोग उस डॉक्यूमेंट की कंटेंट की बेस पे जो बेसिकली आपको फैक्ट अरेज हो रहा है ना, वो आप ब्रीफली तौर पर मेंशन कर दो।
मतलब पूरा डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्लीडिंग में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस डॉक्यूमेंट की बेस पर आपको जो रिलीफ़ यानी इफ़ेक्ट आपको हो रहा है ना, जो आपको चीज़ बेसिकली आप प्लीडिंग में डिमांड करना चाह रहे हैं, वो आप मेंशन कर दो, विदाउट सेटिंग आउट द होल और एनी पार्ट देयरऑफ। मतलब उस डॉक्यूमेंट को पूरा या उसका कुछ आधा हिस्सा भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्शन इसकी ये है कि जब आप लोग इसका कोई पार्ट लिख सकते हो, कह रहे हैं अनलेस द प्रिसाइज वर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट एनी पार्ट देयरऑफ आर मटीरियल, कि अगर तो कोई डॉक्यूमेंट का कोई पार्ट या कोई चीज़ जो है वो मटीरियल है, देन ही आप इस चीज़ को उसमें मेंशन करोगे। मिसाल के तौर पर अगर एक पार्टी अ, एक पर्सन की डेथ के बाद कोई केस चल रहा है विरासत का, और दूसरी पार्टी जो है उन सबको हिस्सा मिल जाना है, पार्टीज़ के आपस में जो उसके वारसान हैं मतफ़ी के, उनमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन पार्टी कहती है कि ये जो मिस्टर मतफ़ी हैं, इन्होंने अपनी कोई वसीयत की थी मेरे फ़ेवर में, और वसीयत में चूँकि 1/3 प्रॉपर्टी जा सकती है, तो वो कहता है कि ये वसीयतनामा है मेरे पास, मतलब ये डॉक्यूमेंट वसीयतनामा, जिसकी बेस पर इन्होंने ये अपनी 1/3 प्रॉपर्टी का हिस्सा मुझे भी दिया हुआ है। अब जब वो इस वसीयत की एग्ज़ीक्यूशन कराने के लिए ये कोर्ट में ये डॉक्यूमेंट अपनी प्लीडिंग के अंदर दावा करता है कि मुझे भी दिलवाया जाए, तो वो उस डॉक्यूमेंट में वसीयत की जो भी चीज़ें हैं वो अहम, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना लिख देगा कि इसकी वसीयतनामे की बेस पे जो है वो मेरा भी राइट बनता है कि मुतफ़ी की प्रॉपर्टी में से 1/3 हिस्सा मुझे भी दिलाया जाए। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है, ये वसीयतनामा, इसकी बेस पे जो से इफ़ेक्ट, जो रिलीफ़ यानी जो पा उसके हिस्सा मिला है मुतफ़ी में से, जस्ट वो लिख दे। अब हो सकता है कि जो ये 1/3 में कोई प्रॉपर्टी माँग रहा है हिस्से में, वो उसने अपनी विल में मुतफ़ी ने इतनी लिखी हो कि मेरी फ़लाँ प्रॉपर्टी इतनी इसको जाएगी, और ये जो है वो ये जिसको मैं फ़ेवर में विल कर रहा हूँ उसको जाएगी। तो वो कोई प्रिसाइज़ वर्डिंग हो, जैसे होता नहीं है कि मेरा ये मकान, मेरी ये फ़लाँ चीज़, मेरी ये दुकान, उन्होंने लिखा होता है वसीयत में। तो कह रहे हैं अगर कोई प्रिसाइज़ वर्डिंग में उसके अल्फ़ाज़ हों उस बंदे के, जिसकी विल थी, तो वो अपनी प्लेंट के अंदर, अपनी प्लीडिंग में वो प्रिसाइज़ वर्डिंग और डॉक्यूमेंट लिख सकता है। अदरवाइज़ जो आपका रिलीफ़ उस डॉक्यूमेंट की बेस पर मिल रहा है, मैं ज़रूर का तकाज़ा यही है कि आप बस वही चीज़ मेंशन करें। नेक्स्ट है रूल 10, जो कहता है मैलिस नॉलेज एक्स्ट्रा। Whenever it is material to allege malice, fraudulent intention, knowledge, or other condition of mind of any person, it shall be sufficient to allege the same as a fact without setting the out the circumstances from which the same is to be inferred. So rule 10 ये कहता है कि अगर तो आप लोगों ने किसी की स्टेट ऑफ माइंड और माइंड कंडीशन, जो कोई फ्रॉडेंट इंटेंशन है, कोई मैलिस नॉलेज है यानी बदनीयती, ये ज़रूरी है मुकदमे में लिखना कि ये चीज़ मेंशन करनी है। तो अब इस सिचुएशन में ज़रूरी है कि आप इसको बस एज़ अ फैक्ट ही मेंशन कर दें, रेज़ कर दें। ये सर्कमस्टांसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये कैसी पता चला कि इसकी ये है। मिसाल के तौर पे जैसे बाज़ लोग कहते हैं ना, फेस रीडिंग की मैंने, तो मुझे इस तरह पता चल गया। मतलब आप लोगों ने ड्रैगिंग सिनेरियो सिचुएशन नहीं करनी, तोल नहीं बाँधना, वही अगेन किसी भी मैटर के अंदर अगर आपको किसी प्लेडिंग के अंदर आपका मटीरियल फैक्ट यही है, मिसाल के तौर पर फ्रॉड का मुकदमा है और आपने बताना है कि भाई इस बंदे की बदनीयती थी, इसकी फ्रॉडेंट इंटेंशन थी, तो आप लोगों ने इसको लिखना है, क्योंकि वही तो पार्टिकुलर्स जो कि रूल 4 कहता है कि जो किस तरह आपको पता चला। लेकिन ये वो मतलब वो पार्टिकुलर्स लिखने हैं कि किस तरह आपके साथ फ्रॉड कमिट हुआ, इसकी ये बदनीयती किस तरह थी, वो उस नॉलेज का अंदाज़ा आपको किस तरह हुआ, उस सर्कमस्टांसेस को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। कि एक तरह से देखा जाए तो उसका अगर आप लिखोगे भी तो उसका क्या सबूत है? वो तो उस चीज़ के उस बंदे के माइंड में है ना, आपको किस तरह पता चल रहा था कि वो ये करने वाला है, वो ये करने वाला है। इसलिए वो चीज़ एक तरह से देखा जाए तो आपको किसी पर्सन के दिल की बातें तो नहीं ना आप सुन सकते। तो कह रहे हैं कि ये किस तरह आपको पता चला कि ना कि उसकी माइंड इंटेंशन इस तरह की थी, ये नहीं आप लोगों ने लिखना। बस इसको इस फैक्ट रेज़ कर देना है, और इस तरह के मैटर्स में जो कि पार्टिकुलर्स भी मेंशन करने हैं, जो कि रूल 4 में बताए हुए हैं, तो वो भी आप लोगों ने केस के मेंशन कर देने हैं। नेक्स्ट है रूल 11, जो कि कहते हैं नोटिस। Wherever it is material to allege notice to any person of any fact, matter or thing, it shall be sufficient to allege such notice as a fact, unless the form or precise terms of such notice or the circumstances from which such notice to be inferred are material. So इसमें भी दो चीज़ें हैं, जनरल रूल, एक्सेप्शन। जनरल रूल यही कहता है कि अगर आप लोगों ने किसी फैक्ट या किसी मैटर या किसी चीज़ के हवाले से किसी पर्सन को कोई नोटिस दिया था,
तो अब आप लोग क्या कर सकते हो कि आप उस नोटिस, बेसिकली वही है कि लीगल नोटिस है ना, वो कह रहे हैं कि आप उस लीगल नोटिस को भी अपनी प्लीडिंग के अंदर ऐसा फैक्ट रेज़ कर सकते हो और जस्ट उसका हवाला देना कि मैंने इस बंदे को फलाँ चीज़ के हवाले से नोटिस दिया था, वही जो है वो सफिशिएंट होगा आपकी प्लीडिंग के अंदर। एक्सेप्शन ये है कि अगर उस नोटिस की कुछ प्रिसाइज़ टर्म्स और सर्कमस्टांसेस ज़रूरी हैं कि वो प्लीडिंग के अंदर आप मेंशन करो, मटेरियल है, देन आप लोगों ने करना है। अदरवाइज़ लीगल नोटिस की टर्म्स को यानी जो उसका कंटेंट है उसको आपको अपनी प्लेट में दोबारा रिपीट टेलीकास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों ने अपनी प्लीडिंग में इतना ही लिखना है, अगर आपने किसी बंदे को कोई नोटिस वगैरह दिया था ना कि मैंने इसे नोटिस दिया था, तो वो भी सफिशिएंट कंसीडर किया जाएगा। मिसाल के तौर पर बाज़ केसेस होते हैं जहाँ पर लीगल नोटिस देना ज़रूरी है। जैसे कि इसी सीपीसी में आई गेस सेक्शन 80 है, जिसमें बताया गया है कि अगर गवर्नमेंट या उसके किसी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट आप लोगों ने केस करना है, तो उन्हें पहले 2 मंथ का लीगल नोटिस देना पड़ता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने उनके खिलाफ कोई केस किया है और उनको नोटिस आपने दिया था, तो अगर आपने वो नोटिस दिया है, तो वो भी आपने अपनी प्लीडिंग के अंदर लिखना है। वो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने किसी बंदे को नोटिस दिया है ना, लीगल नोटिस दिया है इससे पहले केस इंस्टीट्यूट करने से पहले, तो आपके लिए ज़रूरी भी है, ऑब्लिगेशन भी है आप पे, और सफिशिएंट इतना ही होगा कि आप जस्ट इस चीज़ को इस फैक्ट को मेंशन कर दें अपनी प्लीडिंग में कि भई हमने इसे लीगल नोटिस दिया था। उसके कंटेंट को नोटिस के लिखना ज़रूरी नहीं होता, कंटेंट सिर्फ़ आपने इसी सिचुएशन में लिखने हैं जब वो मटीरियल है। नेक्स्ट है रूल 12 एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन। Rule 12 Employed contract or relation. Whenever any contract or any relation between any person is to be employed from a series of letter or conversation or otherwise from a number of circumstances. सो कह रहे हैं कि अगर किसी पर्सन्स के दरमियान, लोगों के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशनशिप शो हो रहा है, पता चल रहा है, एम्प्लॉयडली पता चल रहा है, किस बेस पर, कुछ लेटर्स की बेस पर, कन्वर्सेशन या कुछ अदर सर्कवाइज लेटर्स और कन्वर्सेशन के अलावा कुछ और सर्कमस्टांसिस की बेस पर। तो अब अगर आप लोगों ने इस कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन को, जिसका आपको पता चल रहा है कि इनके दरमियान कोई है, उसको आपने अपनी प्लीडिंग के अंदर अलेज करना है, देन ज़रूरी है कि इट शैल बी सफिशिएंट टू लेस सच कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन एज अ फैक्ट। तो अब ये सफिशिएंट होगा कि अब आप इस कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन को एज अ फैक्ट अलेज कर दें अपनी प्लीडिंग में ना, एंड टू रेफर जनरली टू सच लेटर कन्वर्सेशन सर्कमस्टांसेस विदाउट सेटिंग आउट इन डिटेल, मतलब बगैर उन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जिनकी बेस पर आपको ये पता तो चल रहा है कि इन पार्टीज़ के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन है, उसको आपने अपनी प्लीडिंग में ऐसा फैक्ट रेज कर दिया, अलेज कर दिया कि इनके दरमियान ये रिलेशन है, इनके दरमियान में फ़ायदा हुआ था। लेकिन ये जिस बेस पर आपको पता चल रहा है, वो अब जो कि बहुत ज़्यादा है ना, सीरीज़ ऑफ लेटर कन्वर्सेशन से पता चल रहा था, तो वो कह रहे हैं कि अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी डिटेल भी मेंशन करें। आप जो है वो बस ये रेफ़र कर दें कि भई इन सर्कमस्टांसेस, इन कन्वर्सेशन, इन लेटर्स की बेस पे पता चल रहा है, जो हमारा एलिगेशन है, उनकी डिटेल मेंशन करने की ज़रूरत, मिसाल के तौर पर कन्वर्सेशन पे जो-जो बातें हुई हैं, वो आप इतनी सारा लिखोगे तो प्लीडिंग में पहले रूल 2 की तो खिलाफ़वर्ज़ी हो जाएगी, वो कंसाइन स्टेटमेंट तो नहीं रहेगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप बस उसको ना एक हवाला सा दे दें, उनका डिटेल मेंशन ना करें और अलेज कर दें। एंड इफ इन सच केस द पर्सन सो प्लीडिंग डिजायर टू रिलाई एन अल्टरनेटिव अपॉन मोर कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन देन वन एज टू बी एम्प्लॉयड फ्रॉम सच सर्कमस्टांसेस ही मे स्टेट द सेम इन द अल्टरनेटिव। और इसी तरह अगर एक पर्सन जो कि डिज़ायर, उसकी प्लीडिंग में डिज़ायर है कि उसका जो है ना, उसने एलिगेशन जो है उसका लगाना है एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा रिलेशन का है, और वो जो है वो इन्हीं सर्कमस्टांसेस की बेस पर हो रहा है, तो इस सिचुएशन में जो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन की एलिगेशन के हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशन थे कि बगैर डिटेल को मेंशन किए बगैर जस्ट उन सर्कमस्टांसेस और कन्वर्सेशन का हवाला दे देना है। इसी तरह अगर आप ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट और ज़्यादा रिलेशन की एलिगेशन को ऐसा फैक्ट रेज कर रहे हो और वो कुछ सर्कमस्टांसेस से पता चल रही है, देन वहाँ पर भी आपने डिटेल मेंशन नहीं करनी, बस एक हवाला दे देना है कि भाई इन सर्कमस्टांसेस की बेस पर ये पता लग रहा है कि ये एलिगेशन ट्रू है। नेक्स्ट है रूल 13, जो कहता है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। इसमें सिंपली बेसिकली ये बताया गया है कि जो चीज़ आपकी फ़ेवर में जा रही हो, उसको आपको अपनी प्लीडिंग के अंदर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हर जनरल रूल की एक एक्सेप्शन होती है, तो इसी रूल 13 के अंदर एक ये जनरल रूल बताया जो मैंने डिस्कस किया, साथ में इसकी एक्सेप्शन भी है। तो कह रहे neither party need in any pleading allege any matter of fact which the law presume in his favor or as to which the burden of proof lie upon the other side। वो कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी को कोई ऐसा मैटर ऑफ फैक्ट अपनी प्लीडिंग के अंदर अलेज करने की ज़रूरत नहीं है जो कि लॉ इसके फेवर में ही मेंशन कर रही हो कि ये चीज़ उसके फेवर में जाती है और उसका बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरी पार्टी के ऊपर होता हो, उस चीज़ को आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं होती।
एक्सेप्शन इसकी ये है कि अनलेस द सेम हैज़ फर्स्ट बीन स्पेसिफिकली डिनाइड। लेकिन जो चीज़ आपके फ़ेवर में जा रही थी, अगर तो उसको डिनाई कर दिया जाए, तो अब इस सिचुएशन के अंदर तो अब आपको इसको साबित करना पड़ेगा। और उसको फिर इसका मतलब ये कि आप इस चीज़ को मेंशन भी कर सकते हो अपनी प्लीडिंग के अंदर। सो इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल सवाल के तौर पर कोई एग्रीमेंट हुआ है एक माइनर पर्सन के दरमियान और एक मेजर पर्सन के दौरान। अब जो कि ये पर्सन माइनर है और माइनॉरिटी की वजह पे ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड है। लेकिन इसलिए जो माइनर पर्सन है उसे अपनी प्लेडिंग के अंदर ये फैक्ट रेज़ करने की ज़रूरत ही नहीं, ज़ाहिर-सी बात है वो अपने नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू केस करेगा क्योंकि वो पार्टी ऑफ द सूट भी नहीं बन सकता। उसे इस मैटर को केस के अंदर उसके जो उसका नेक्स्ट फ्रेंड है ना, उसे इस फैक्ट को रेज़ करने की ज़रूरत नहीं है प्लेडिंग में कि ये माइनर है, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। लेकिन जो डिफेंडेड है वो इस चीज़ को मान ही नहीं रहा, वो तो डिनाई कर रहा है कि ऐसा तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है। तो अब इस सिचुएशन के अंदर आप अपनी प्लेडिंग के अंदर ये फैक्ट रेज़ करोगे कि भई ये तो माइनर है। अब यहाँ पर ये तो एग्ज़ाम्पल जो मैंने दी है आप समझ लें कि इसकी एक्सेप्शन की एग्ज़ाम्पल हो गई और जनरल रूल की भी हो गई। यहाँ पर भी इस रूल के अंदर इसके जनरल रूल की एग्ज़ाम्पल बताई गई है। वो कह रहे हैं कंसिडरेशन फॉर अ बिल ऑफ एक्सचेंज वेयर द प्लेंटिफ sue ओनली ऑन द बिल एंड नॉट फॉर द कंसिडरेशन एज़ अ सब्सटेंटिव ग्राउंड ऑफ द क्लेम। अब यहाँ पर एग्ज़ाम्पल में बेसिकली ये बता रहे हैं कि एक प्लेंटिफ जो है वो दावा कर रहा है एक बिल की बेस के ऊपर ना। मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज में जो पैसे लिखे हुए हैं वो कह रहा है कि इतने मुझे मिलने हैं। अब जो उसकी कंसिडरेशन है, जो उसमें अमाउंट मेंशन रखी है, वो तो उस पर मेंशन हुई है। जब ज़ाहिर-सी बात है, ये अगर साबित हो जाए कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज में पैसे हैं, ये प्लेंटिफ को दिए जाने हैं, तो अब जो इसमें उसकी अमाउंट लिखी हुई है, जो उस पे मेंशन है, क्या उसे वो साबित करने की ज़रूरत है? नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट ही वैलिड करार दिया जाएगा, तो ये चीज़ जो अमाउंट उस पे मेंशन है, उसकी तो उसको उसको साबित करने की कि इतनी अमाउंट देनी है, वो तो साबित करने की ज़रूरत है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि जब वो उसके ऊपर सिर्फ़ बिल के ऊपर दावा दायर कर रहा है, उसकी कंसिडरेशन से नहीं कर रहा, क्योंकि कंसिडरेशन जो है वो सब्सटेंटिव ग्राउंड ऑफ क्लेम है। सो ये अब आपको एग्ज़ाम्पल समझ आ गई होगी। रूल 13 ये सिंपली कहता है कि जो चीज़ आपकी फ़ेवर में जा रही हो पार्टी के, उसे अपनी प्लीडिंग में उस फैक्ट को रेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जनरल रूल है। एक्सेप्शन ये है कि अगर तो उस जो चीज़ आपके फ़ेवर में जा रही है उसको स्पेसिफ़िकली तौर पर डिनाई कर दिया जाए, देन अब आप इसको अपनी प्लीडिंग के अंदर मेंशन करोगे। जैसे कि हम लोगों ने एग्ज़ाम्पल में मेंशन किया कि अगर एक माइनर और मेजर के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ और जो ये कॉन्ट्रैक्ट था कि भई वो कह रहा था मेजर के इस माइनर पर्सन ने मुझे जो है ये घर बेचा है और वो ये भी नहीं मान रहा कि ये माइनर है, वो कह रहा है कि हमारे दरमियान वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब चूँकि वो माइनर है तो वो उसके नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू दावा दायर करेगा और ये चीज़ वो उसका नेक्स्ट फ्रेंड जो है वो मेंशन करेगा प्लेंट के अंदर। एक तो वो अपना रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर मेंशन करेगा कि भई मैं इसके बिहाफ़ पे दावा कर रहा हूँ। दूसरा वो चीज़ मेंशन करेगा कि भई ये तो माइनर है, लिहाज़ा वो चीज़ ये फैक्ट रेज़ करेगा कि इसलिए इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड है। लॉ में। अब ज़ाहिर-सी बात है जब कोर्ट अपना ट्रायल करेगी तो वो उसमें अब इसका बच्चे का ऑस्टियोपोरोसिस टेस्ट कराएगी या टीथ टेस्ट कराएगी। ऑस्टियोपोरोसिस बून टेस्ट होता है जिससे फिर ये इन 2 चीज़ों से बेसिकली पता चलता है कि वाक़ई ये माइनर ही है ना। तो वो ये चीज़ से इससे वो तो वो लेकिन वो चीज़ ट्रायल में पता चलेगी। हम लोग यहाँ पर ट्रायल नहीं कंडक्ट कर रहे, वो तो कोर्ट का काम है। तो यहाँ पर बेसिकली रूल में इतना लिखा हुआ है जो कि मैंने आपको बता दिया कि जो चीज़ फ़ेवर में मेंशन नहीं करनी, जब वो डिनाई किया जाए तब आपने मेंशन करनी। एग्ज़ाम्पल के साथ भी एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट है रूल 14 जो कि कहता है प्लीडिंग टू बी साइन्ड। Rule 14 every pleading shall be signed by the party and his pleader if any। सो जनरल रूल यही है कि हर प्लीडिंग के ऊपर साइन होंगे पार्टी के भी और उसके वकील के भी, अगर तो कोई वकील उसका होगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पार्टी प्लीडिंग इज बाय अ रीज़न ऑफ एब्सेंस और फॉर अदर गुड काउज अनेबल टू साइन द प्लीडिंग। प्रोवाइजो ये है कि जो पार्टी ऑफ प्लीडिंग है, मतलब या तो मुद्दई है या मुद्दा है, क्योंकि प्लीडिंग में प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट दोनों आती हैं, वो किसी वजूहात से गैर हाज़िर है, किसी गुड काउज़ की वजह से अपने साइन नहीं कर सकती। एब्सेंट है और किसी गुड काउज़ की वजह से अनेबल टू साइन है, मतलब वो खुद नहीं साइन कर सकती।
then it may be signed by any person duly authorized by him to sign the same or to sue or defend on his behalf। तो अब इस सिचुएशन में जो उसका ऑथराइज एजेंट होगा, उसके बिहाफ पे जो कि डिफेंड कर सकता है, जो कर सकता है, वो उसके बिहाफ पे साइन करेगा उस प्लीडिंग पे। जैसे कि ऑर्डर 3 के रूल 1 में आई गेस हम लोगों ने स्टडी किया था कि जो पार्टी के ऑथराइज एजेंट हैं उनके पास ये पावर होती है कि उसके बिहाफ पे अपेयर, एक्ट और प्लीड कर सकते हैं। तो ये प्लीड ही कर रहे हैं, उसके बिहाफ पे साइन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है रूल 15 जो कि कहता है वेरिफिकेशन ऑफ द प्लीडिंग। वो कह रहे हैं सेव एज़ अदरवाइज़ प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। मतलब यहाँ जो अब जनरल रूल हम लोग डिस्कस करने लगे हैं, अगर इस जनरल रूल से ऑपोज़िट किसी जगह पर कोई चीज़ बताई गई होगी, तो ये लाइन ये बेसिकली शो कर रही है कि फिर वो चीज़ सुपीरियर मानी जाएगी इस रूल में जो यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। सो यहाँ पर ये जो जनरल रूल है, ये जो लाइन है, ये बेसिकली बता रही है कि इससे ऑपोज़िट अगर कहीं इस जनरल रूल में जो यहाँ मेंशन है, इससे कोई ऑपोज़िट कोई चीज़ कहीं बताई जाएगी, तो वहाँ पर ये जनरल रूल इम्प्लीमेंट नहीं होगा, बल्कि ये जो उधर जो कोई चीज़ बताई होगी, वो प्रेफ़र की जाएगी। सो यहाँ पर जनरल रूल क्या है, वो कह रहे हैं एवरी प्लीडिंग शैल बी वेरीफाइड ऑन ओथ और सॉल्वेंट फॉर परमिशन एट द फुट बाय द पार्टी or by one of the party pleading or by some other person proved to the satisfaction of the court to be acquainted with the fact of the case। सो वो कह रहे हैं कि इसको वेरीफाई करना है हर प्लीडिंग के एट द एंड फुट पे जो है ना, प्लीडिंग का जो लास्ट लाइन सारी प्लीडिंग हो रही है तो पेज के लास्ट में आप देखते हैं ना साइन वगैरह हुए हुए, तो वो कह रहे हैं कि उसके ऊपर पार्टी की ने वेरिफ़िकेशन करनी है, पार्टी ने खुद करनी है, या फिर पार्टीज़ में से एक से ज़्यादा पर्सन है तो कोई एक बंदा कर देगा, या वो पर्सन जो कि को केस के फैक्ट से जिसको जानकारी है कोर्ट को सैटिस्फाई करने के लिए वो बंदा करेगा, वेरीफ़ाई करेगा। द पर्सन वेरीफाइंग शैल स्पेसिफाई बाय रेफरेंस टू द नंबर्ड पैराग्राफ ऑफ द प्लीडिंग व्हाट ही वेरीफाई ऑफ हिज ओन नॉलेज एंड व्हाट ही वेरीफाई अपॉन इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड एंड बिलीव्ड टू बी ट्रू। अब इस सिचुएशन में वो पर्सन जो कि वेरिफ़िकेशन कर रहा होगा, उसने जो है वो वेरीफ़ाई करने हैं को जो पैराग्राफ उसने अपने नॉलेज इल्म की बेस पर करने हैं, और जिसकी बेस पर मतलब जिसके बारे में उसको अपनी ज़ाती उसको पता है कि ये फैक्ट ट्रू हैं, उसको उसने वो करने हैं, वेरीफ़ाई करने हैं। इसी तरह जिनके बारे में उसे इन्फॉर्मेशन मतलब लोगों से मिला है कि भई ये चीज़ ट्रू है, रिसीव हुई है, ये मुझे कन्फ़र्म है कि ये ठीक है। तो ये चीज़ उसने उसने वेरीफ़ाई करनी है। मतलब ये प्लीडिंग के अंदर हम देखते हैं ना कि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों के अंदर पैराग्राफ बनी होती है, 1 2 3 4 करके इस तरह नंबरिंग लिखी होती है, हर पैराग्राफ की नंबरिंग उन्होंने की होती है। तो वो कह रहे हैं कि जो भी उसने जो मिसाल के तौर पर अगर पॉइंट 1 टू 4 वो उसने अपनी नॉलेज की बेस पर कर रहा है, तो उनके साथ वो ये बाकायदा स्पेसिफ़ाई करेगा कि ये मैं अपनी नॉलेज की बेस पे ये कंटेंट वेरीफ़ाई कर रहा हूँ। और जो चीज़ वो इन्फॉर्मेशन की बेस पे करेगा कि जो लोगों से उसे मालूमात इकट्ठी हुई है और उसके नज़दीक है ठीक है, तो उसको भी वो वेरीफ़ाई कर देगा कि भई मैं 5 टू 7 जो पैराग्राफ है ये मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के बेस पे वेरीफ़ाई कर रहा हूँ। नेक्स्ट है रूल 3 द वेरिफिकेशन शैल बी साइन्ड बाय द पर्सन मेकिंग इट शैल बी साइन्ड मेकिंग इट एंड शैल स्टेट द डेट ऑन व्हिच एट द प्लेस एट व्हिच इट वाज़ साइन्ड। अब इस सिचुएशन के ऊपर जो ये वेरिफिकेशन इसकी प्लीडिंग की होगी, वो पर्सन जिसने इसे किया बनाया होगा वो उस पर सिग्नेचर वगैरह करेगा। जिस डेट और टाइम पे ये जगह पे ये साइन हो रहे हैं वो भी मेंशन करेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो प्लीडिंग पे जो है वो सिग्नेचर जो है वकील के और पार्टी दोनों के होने चाहिए, और वेरिफिकेशन जो है वो पार्टी ने खुद करनी होती है। वो उसे वेरीफ़ाई करेंगे, उस पे डेट, टाइम और प्लेस वगैरह लिखेंगे, जो चीज़ वो अपनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की बेस पे कर रहे हैं, वो चीज़ वो उसपे बाकायदा स्पेसिफ़ाई कर देंगे, कौन-सी चीज़ मैं अपनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की बेस पे कर रहा हूँ। नेक्स्ट आ गया आपके पास रूल 16। रूल 16 और 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 16 कहता है स्ट्राइकिंग आउट ऑफ प्लीडिंग वगैरह द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग order to be struck out or amend any matter in any pleading which may be the court at any stage of proceeding order to be struck out or amend any matter in any pleading which may be unnecessary or scandalous or which may tend to prejudice embarrass or delay the fair trial of the suit। वो कह रहे हैं कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज के ऊपर कोई भी ऐसा प्लीडिंग का मैटर जो कि उसे लगता है कि वो स्कैंडलस है, अननेसेसरी है, गैर ज़रूरी है, स्कैंडलस है, मतलब कोई स्कैंडल क्रिएट करने के लिए है, या फिर जो है वो ताज्जुब डाल रहा है, प्रेजुडिस है और एम्बैरेस, और या फिर जो कोर्ट का से इस सूट का जो फेयर ट्रायल है ना, मतलब एट टाइम होना चाहिए, उसको डिले करने के लिए ये इफ़ेक्ट है। तो वो उस मैटर को ऑर्डर कर सकता है कि जो कि ये मैटर अननेसेसरी है, स्कैंडलस है और डिले कर रहा है, ट्रायल को एम्बैरेस है, तो इन ग्राउंड पे वो इस तरह के किसी मैटर को
स्ट्रक आउट करने का ऑर्डर दे सकती है कि इसको प्लीडिंग में से निकाल दिया जाए। कोर्ट की पावर मतलब अगर उसे किसी मैटर के मतलब ये 4 मैट बातें लग रही होंगी तो उसको निकालने का ऑर्डर दे सकती है, स्ट्रक आउट करने का ऑर्डर दे सकती है कोर्ट किसी भी प्रोसीडिंग की स्टेज पे। रूल 17 कहता है अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग। वो कह रहे हैं द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग अलाउ आइदर पार्टी टू अल्टर और अमेंड हिज प्लीडिंग सच मैनर एंड alter or amend his pleading in such manner and such terms as may just, and all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real question or controversy between the parties। वो कह रहे हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग किसी भी स्टेज पे दोनों पार्टी में से किसी भी पार्टी को अलाउ कर सकती है कि वो जिस टर्म्स और कैरेक्टर में जो जस्ट लग रही है अपनी प्लीडिंग के अंदर अमेंडमेंट कर सकती हैं। लेकिन ये अमेंडमेंट करने की इजाज़त उन्हें तभी मिलेगी जब उन्हें लग रहा होगा भाई कोर्ट को कि ये जो अमेंडमेंट जो है ना वो करना ज़रूरी है, क्योंकि जो रियल क्वेश्चन और कंट्रोवर्सी है बिटवीन पार्टीज के दरमियान वो इस बगैर अमेंडमेंट के डिसाइड हो ही नहीं सकती। अगर इस तरह इनके इसको करने के लिए ज़रूरी है अमेंडमेंट करना तो कोर्ट इन्हें अलाउ कर देगी कि आप अपनी प्लीडिंग के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हो। अब रूल 16 और 17 इंपॉर्टेंट मैंने क्यों कहा था, क्योंकि इसमें एक ज़रा-सा एक पॉइंट है, एक फ़र्क है और ये बीइंग अ लॉयर आपको पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपकी प्लीडिंग के अंदर जब गलती हो जाती है ना, देन आप अपनी प्लीडिंग की गलती को जो है वो निकाल सकते हो, अमेंड कर सकते हो कोर्ट से परमिशन लेके ऑर्डर 6 रूल 17 के तहत। लेकिन अगर आपकी अपनी प्लीडिंग ठीक है लेकिन आपको लग रहा है कि दूसरी पार्टी की प्लीडिंग में कोई मिस्टेक है, तो अब आप उसको निकलवाना चाहते हो, तब आप क्या करोगे? तब आप ऑर्डर 6 के रूल 16 के तहत कोर्ट से कहोगे कि भई ये देखें, ये मटीरियल जो मैटर है ना प्लेडिंग के अंदर दूसरी पार्टी ने रेज़ किया हुआ है, ये सूट का ट्रायल जो है वो डिले कर रहा है, ये स्कैंडलस है, ये अननेसेसरी है, चॉइस है, क्योंकि इन्हीं ग्राउंड के ऊपर कोर्ट स्ट्रक आउट करेगी। तो फिर आप उसकी प्लीडिंग से निकलवा सकते हो वो मवाद ऑर्डर 6 रूल 16 के तहत। सो इट्स श्योर अगर आपने अपनी प्लीडिंग के अंदर अमेंडमेंट करनी हो तो ऑर्डर 6 रूल 17 के तहत होगी। दूसरी पार्टी की प्लीडिंग के अंदर अमेंडमेंट करवानी है तो ऑर्डर 6 रूल 16 के तहत होगी। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। रूल 18 फेलियर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर। If a party who has obtained an order for leave to amend does not amend accordingly within a time limit for that purpose by the order। वहीं अगर एक पार्टी को ऑर्डर मिल गया था कि भई इजाज़त उसे मिल गई थी कि आप अपनी प्लीडिंग में अमेंडमेंट कर सकते हो ऑर्डर 6 टू 17 के तहत, लेकिन उसने उस टाइम लिमिट के अंदर नहीं की, अमेंडमेंट नहीं की, और अगर कोई टाइम लिमिट नहीं स्पेसिफाई किया हुआ था तो विदिन अ 14 डे, ठीक है, जो उस दिन ऑर्डर पास हुआ था कि आप कर सकते हो उसके 14 दिन के अंदर नहीं की और 14 डेज़ भी एक्सपायर हो गए, देन उसका नतीजा होगा उस पार्टी की सुस्ती का कि ही शैल नॉट बी परमिटेड टू अमेंड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ सच लिमिटेड टाइम एज अफोरसेड और ऑफ सच 14 डेज़ के उस 14 डेज़ या जो टाइम पीरियड बताया हुआ है, दिया गया था, उस टाइम पीरियड एक्सपायर होने के बाद अब उसे इजाज़त नहीं है कि वो अपनी प्लीडिंग के अंदर अमेंडमेंट कर सके। एज़ अ केस में बी अनलेस द टाइम एक्सटेंडेड बाय कोर्ट। अब इस सिचुएशन में तब कर सकती है जब कोर्ट आपका टाइम पीरियड बढ़ा दे, और कोर्ट आपका टाइम पीरियड किस तरह बढ़ाती है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 148 ऑफ सीपीसी, जिसमें बताया गया है कि कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर किसी चीज़ के लिए कोई टाइम पीरियड बताया गया है वो पूरे कोर्ट की प्रोविजन में, वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो भी जाता है तो कोर्ट की ये इनहेरेंट पावर है कि कोर्ट अगर चाहे तो वो टाइम बढ़ा सकती है। तो बेसिकली सेक्शन 148 की पावर को एक्सरसाइज करते हुए कोर्ट अगर इस सिचुएशन में टाइम पीरियड एक्सपायर होने के बाद भी पार्टी को इजाज़त दे कि तुम अमेंडमेंट कर सकते हो अपनी प्लीडिंग में, तो वो उस सेक्शन की को एक्सरसाइज करते हुए इजाज़त देगी। तो ये हमारे पास ऑर्डर 6 था, ये हमारा शुक्र है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑर्डर 7 को डिस्कस करेंगे।